Good morning, students. Let us start our new topic, that is the making of Germany and Italy, and plus एक टॉपिक पढ़ेंगे हम ब्रिटेन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन. एंड प्रीवियसली बेटा आप जो टॉपिक्स कर चुके हो दैट इज रिलेटेड टू द that revolutions that take place in Europe and the situation that are responsible for these unification or these revolt or these revolution. अब जो पीछे हम जब पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा वो. और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हम सिर्फ यूनिफिकेशंस पढ़ेंगे 3 कंट्रीज की, दैट इज जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन. सो सबसे पहले उसमें हम जो लेने वाले हैं टॉपिक या जिस कंट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज या जर्मनी. जर्मनी जो है उसके बारे में हम उसकी यूनिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. पिछले टॉपिक्स में हम लोग 1848 के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इन 1848 वहां पे रेवोल्यूशन हुआ था. उस रेवोल्यूशन का नतीजा क्या रहा कि वो फेल हो गया था. और मेनली जो इसमें रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उसके रिलेटेड जो पहले मैप है, आप एक बार वो मैप देख लीजिए. इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है दैट इज द प्रूशिया. प्रूशिया जो है वो ये पोर्शन है जिसका आगे चल के नाम क्या पड़ेगा, जर्मनी नाम पड़ेगा इसका. तो ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन हो गया. कुछ हिस्सा यहाँ का भी आएगा और ये ओवरऑल दिस कंट्री इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द जर्मनी. सो अब हम शुरू करते हैं द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो पिछले इवेंट हम कर चुके हैं कि 1848 में वहां पे नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे, यानी कि जो राष्ट्रीयता की भावना थी, जो लोगों के अंदर अपने कंट्री को रिलेटेड जो उनकी जो सेंटिमेंट्स थी वो पूरी तरह से मोबिलाइज कर रखी थी. किसने, कंजर्वेटिव्स ने कर रखी थी. एंड दे जस्ट वांट टू क्रिएट अ स्टेट, दे जस्ट वांट टू क्रिएट द पावर इन देयर स्टेट. एंड जर्मनी में मेनली जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो किसने स्प्रेड की थी, इट वाज जस्ट स्प्रेड बाय द मिडिल क्लास. मिडिल क्लास में कौन कौन आता है, all the educated people like professors, doctors, teachers and industrialists. All these people come in the middle class. So then they just try to unite the different regions of the Germany. जो जर्मनी का हमने कॉन्फेडरेशन पढ़ा था कि जर्मनी में 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट्स थे. अब इन सब कॉन्फेडरेशन स्टेट्स को यूनिफाई करने के पर्पज से they just started the practices, they just try to do that thing with the help of these peoples and with the help of the people of their country. Mainly they just want to form the nation state. एक nation state जो था वो फॉर्म करना चाह रहे थे वो लोग. नेशन स्टेट आप पहले पढ़ चुके हो, एक ऐसा देश या ऐसा एरिया जिसकी कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन उनका जो टेरिटरीज है, कॉमन पास्ट जो है वो जैसे इंडिया एक कंट्री है, हमारा सबका कॉमन कल्चर है, कॉमन हमारी सबकी रहन सहन है, पास्ट कॉमन है हम लोगों का. तो दैट वी बिलोंग टू द कंट्री, हमारी कॉमन बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो वो नेशन स्टेट हो गया. ओके, कम टू द जर्मनी. अब जर्मनी में जब ये यूनिफाई हो गए थे ये लोग, ये जो मिडिल क्लास थी मेनली दे वर मोटिवेटेड और इन्होंने शुरुआत करी थी. अब हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो जर्मन कॉन्फेडरेशन स्टेट्स थे उसको यूनिफाई करने के पर्पज से जो वहाँ पे जो लिबरल्स थे, जो वहाँ पे आपके ये थे रेवोल्यूशनरीज थे, दे जस्ट ट्राई टू वोट टू द ऑल जर्मन नेशन पार्टी. ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट दिया उन्होंने और दे जस्ट दिस पार्टी वॉन द इलेक्शन. अब इन्होंने इलेक्शन जीता तो एक ये लोग अपना 831 मेंबर्स जो इलेक्ट हुए थे वो सब मिलकर वहां पे जा रहे थे, राजा के पास गए वो लोग. उन्होंने वहां पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए, वहां पर उन लोगों ने असेंबल हुए. और फाइनली क्या हुआ था कि जब वहां पे वो असेंबल हुए उसने जो राजा था उसको इन्होंने ऑफर भी किया, बट जो किंग था उसने इनके ऑफर को रिफ्यूज कर दिया था. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. और इसके बाद क्या हुआ था कि जब इसने रिफ्यूज कर दिया तो जो आर्मी का ट्रुप था उस आर्मी के ट्रुप से मिलकर आर्मी का जो वो टुकड़ी थी उन्होंने इन लोगों को वहां से भगा दिया. और ये नहीं था कि इन्होंने ये जो किया था इसकी वजह से वो लोग चुप बैठ गए थे, बट फाइनली जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो बनाया था उसमें उनमें जो असेंबल हुए थे, सेंट पॉल जो चर्च था उसमें असेंबल हुए थे, ये पहली शुरुआत थी. यानी एक कोशिश की थी इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई करने की. बट हुआ क्या
कि ये जो इनकी जो कोशिश थी जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाने की, वो रिप्रेस कर दी गई थी। कंबाइंड फोर्स किसकी थी बेटा? मोनार्क, जो राजा था वो मोनार्क्स के पास चला गया था। मिलिट्री थी, और मिलिट्री को सपोर्ट किसका मिला हुआ था? बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, जिनको जंकर्स कहा जाता है प्रुशिया में। तो ये घटना कहाँ हुई थी? आपकी प्रुशिया में हुई थी ये घटना। तो इसको याद रखा जाएगा, क्योंकि इसको शुरुआत माने जाते हैं। यहाँ पे ये जो इन्होंने रिवोल्ट किया, इट वॉज फेल्ड। ओके, ये जो इन्होंने प्रैक्टिस की थी या एक कोशिश करी कि ये जंकर्स, ये सॉरी प्रुशिया में इन्होंने कोशिश की कि जर्मनी को यूनिफाई किया जाए, ये चीज जो थी फेल हो गई इनकी। लेकिन अब भी ये लोग चुप नहीं बैठे थे। इन्होंने क्या किया, फाइनली ये और धीरे धीरे मोटिवेट होते रहे, धीरे धीरे और इन्होंने अपने ग्रुप ऑर्गेनाइज बनाने शुरू करे। अब क्या हुआ कि इस यूनिफिकेशन की जो कमांड थी, लीडरशिप जो थी, वो प्रुशिया ने संभाली। उन्होंने इसको कहा कि अब हम शुरू करेंगे कि किस तरह, वो क्योंकि खुद भी चाह रहे थे, दे ऑल्सो वॉन्ट टू जस्ट यूनिफाई द कंट्री दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द जर्मनी। अब ये भी यही चाह रहे थे। तो इसमें सबसे पहले एक नाम आएगा ऑटो वन बिस्मार्क का। ऑटो वन बिस्मार्क, ये नाम आया हुआ है यहाँ पे। ये जो है, दिस पर्सन इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। जर्मनी का निर्माता कहा जाता है इसको। और ये कौन था? चीफ मिनिस्टर था ये प्रुशिया का। अब इन्होंने इसकी शुरुआत करी। ये जो टास्क था ये इन्होंने संभाला। किसकी मदद से इन्होंने किया था? प्रुशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी जो थे, उन लोगों की मदद से इन्होंने इस टास्क को संभाला। कौन सा टास्क, कौन सा काम? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो काम था वो इन्होंने अपने हाथ में लिया। किसने? ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क को क्या कहते हैं? ऑटो वन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। ओके, अब जर्मनी के यूनिफिकेशन प्रोसेस की बात करते तो हुआ क्या। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में बेटा सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, 7 ईयर्स, 7 सालों में, यानी पूरा जो इनका स्ट्रगल था यूनिफिकेशन का, इट वॉज फॉर 7 ईयर्स। 7 साल तक ये पूरा स्ट्रगल किया इन्होंने। 7 साल में 3 वॉर हुए थे। 7 ईयर्स 3 वॉर्स आर देयर, 3 युद्ध हुए थे। DAF, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के साथ, इनके ये वॉर हुए थे। डेनमार्क के साथ 1864 में, ऑस्ट्रिया के साथ 1866 में, फ्रांस के साथ 1871 में हुआ था ये। अब फाइनली ये सब होता रहा और इस वॉर में फाइनली जीता कौन? प्रुशिया जीता। जो प्रुशिया था वो जीत गया। अब जब ये सब हो रहा था उसी समय बिस्मार्क जो थे, उन्होंने चांसलर जो थे अपने नॉर्थ कॉन्फेडरेशन जो थे उसकी ये जो पद था ये संभाला, ये पोस्ट संभाली उन्होंने। एंड फाइनली अब क्या हुआ, 1871 आते आते ओके 1871 जैसे हुआ, यानी कि जो फाइनल हम कहते हैं कि फ्रांस को भी जीत लिया था इन्होंने। अब इसमें क्या किया, प्रुशिया जीत गया और ये पूरा जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन ऑफ दिस जर्मनी, इट वॉज सक्सीडेड। ये जो पूरा इन्होंने 7 साल तक ये लोग युद्ध लड़ रहे थे, 7 साल तक ये लोग दे वर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर दिस यूनिफिकेशन, दे फाइनली सक्सीडेड इन 1871। तो 1871 में हुआ क्या बेटा, 1871 में 18 जनवरी 1871 में जब ये पूरी तरह से ये सब जीत चुके थे, इन एरियाज को, इन वॉर्स को जीत चुके थे, तब ऑटो वन बिस्मार्क जो थे, इनके साथ इनका जो पूरा ट्रुप था, दे वेंट टू द रॉयल पैलेस ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज नाम से कुछ याद आया? फ्रांस का पढ़ चुके हैं हम, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज पढ़ चुके हैं। तो वो जगह है और वहां पे वो जो पैलेस है, जो महल है, वहां पर ये लोग गए और वहां पर जो किंग ऑफ प्रुशिया थे, जो राजा था प्रुशिया का, दैट इज द जार विलियम फर्स्ट, इनको क्या करा गया, ही वॉज क्राउंड। क्या, इनको राजगद्दी संभाली गई, इन्होंने ये सिंहासन यानी ये जो इसकी बागडोर थी, ही वॉज जस्ट क्राउंड एज द एम्परर ऑफ जर्मनी। जर्मनी का सम्राट बना दिया गया, इसे घोषित कर दिया गया। ही वॉज जस्ट डिक्लेयर द एम्परर ऑफ जर्मनी। नाउ ये सब होने के बावजूद, मतलब ये सब हो गया,
फाइनली ये सब चीजें फिनिश हो गई। अब जब जैसे ही इन्होंने इसकी कमांड संभाली, सबसे पहला जो काम बेटा इन्होंने किया था, इन्होंने एम्फसाइज किया फॉर द डेवलपमेंटल पॉलिसीज। एम्फसाइज जोर दिया किस पे? जो तरक्की की, जो उन्नति की जो पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया। उन योजनाओं में क्या क्या योजनाएं थी बेटा? तो सबसे पहला इन्होंने क्या किया? मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, करेंसी को मॉडर्नाइज किया उन्होंने। जिसकी दूसरा आया बैंकिंग को अच्छा किया। तो तीसरा लीगल और जुडिशियल सिस्टम को और मजबूत किया इन्होंने। और ये जो पूरा मॉडल था रेस्ट ऑफ यूरोप के लिए एक मॉडल बना, एक मिसाल बनी थी उनके लिए कि इस तरीके से अपने कंट्री को ऐसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है तो जो था उसको ऐसे यूनिफाई किया। दैट मीन्स इट इज द मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी एरिया, या फिर जो आपका यूरोपियन एरिया था वहां पर ये एक मिसाल बना। Now bete come to the second country and the second case, that is the unification of Italy. इटली का यूनिफिकेशन। इटली जो है बेटा आपका जो पार्ट है इटली का, उसमें 19th सेंचुरी के बाद इटली जो था इसने भी बहुत स्ट्रगल फेस किया अपने देश को यूनाइट करने के पर्पज से फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अभी जो मैप दिखाई दे रहा है आपको, इस मैप में जो कलर्ड पोर्शंस हैं, दीज ऑल आर द कलर्ड पोर्शन ना, ये सब जो है कलर पोर्शन क्या है? 7 स्टेट हैं ये। और ये 7 के 7 स्टेट जो थे बेटा ये अलग अलग यूरोपियन पावर्स के कब्जे में थे। और ये पूरा 7 भागों में बटा हुआ था, 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। इसमें सिर्फ एक एरिया था ये वाला, सार्दिनिया पाइडमोंट जो एरिया था उसी के ऊपर सिर्फ जो था इनका कब्जा था यहाँ पर। बाकी जो था एरिया इनके हाथ में नहीं था, बाकी के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं था। इटालियन जो प्रिंस था, इटालियन प्रिंसली हाउस जो था उसका कब्जा था सार्दिनिया पाइडमोंट के ऊपर। बाकी के ऊपर अलग अलग कंट्रीज का कब्जा था। देखिए जैसे कि नॉर्थ है, नॉर्थ में यहाँ पर ये जो एरिया है दैट इज इन अंडर द ऑस्ट्रेलियन हैम्सबर्ग के हाथ में था। ये सेंट्रल पार्ट जो है ये वाला पोप के कब्जे में था। ये जो साउथ पार्ट है बेटा ये था आपका बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के हाथ में था। यानी ये अलग अलग पोर्शन जो थे ये इनके हाथ में थे, यानी कि ये कब्जे में थे, कंट्रोल में थे। एंड दे वर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इटली या इटालियन एम्पायर के हाथ में नहीं था ये। आप देखिए ये जो पूरा पर्पल पोर्शन दिख रहा है अब आपको, ये जो डेट्स आपको मेंशन कर रखी हैं ये वो डेट्स हैं जिसमें कि यहाँ पे स्ट्रगल हुआ, अलग अलग समय में यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, यहाँ पे बैटल्स हुए, वॉर्स हुए और फाइनली इसको एक यूनिफाई कंट्री के तौर पे सामने आया। फाइनली यहाँ पे यूनिफिकेशन हुआ। तो ये सारा क्या है बेटा आपका अलग अलग वो दिखा रखे कब कब यहाँ पे कौन कौन सी किस तरह से बैटल हुई और ये पूरा यूनिफिकेशन जो था इसका हुआ था, यानी पूरा यूनिफिकेशन फाइनली यहाँ पे किया गया था। ओके नाउ द 4%। अब बेटा जब हम इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें 4 पर्सनैलिटीज आर देयर। दैट इज द ग्यूसेप मज़ानी, चीफ मिनिस्टर थे वहां पे, काउंट कैमिलियो डी कैवियर ये चीफ मिनिस्टर थे, और गारबाल्दी, ग्यूसेप गारबाल्दी नाम है इनका। ये 3 नाम आने वाले हैं और एक किंग का नाम आएगा दैट इज द विक्टर एमेनुएल सेकंड का नाम आएगा। अब ये क्या था या क्यों ये नाम जो है मैंने अभी बोले आपको ये इम्पोर्टेंट थे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्यूसेप मज़ानी। ग्यूसेप मज़ानी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा कि ग्यूसेप मज़ानी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था जिसने कि सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग इटली, यंग यूरोप नाम की ये उसने सोसाइटीज़ फॉर्म करी थी मर्सलीज में और बेरेन में। तो ग्यूसेप मज़ानी जो थे इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने बहुत कोशिश करी इसको यूनाइट करने के लिए, अपनी इटली को यूनिफिकेशन करने के पर्पज से, और इसके तहत ही जस्ट फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटीज। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, वन ऑफ दैट इज द यंग इटली। बट इनकी जो प्रैक्टिस थी, इनके जितने भी एफर्ट्स थे दे वर फेल्ड, अब फेल हो गए। बट स्टिल जो रूलिंग एलाइट्स थे जो वहां पे रूल कर रहे थे दे टू वांट, वो भी चाहते थे कि जो इटली है वो यूनिफाई हो जाए, वो भी यूनाइटेड हो जाए। तो इनकी जो प्रैक्टिस थी यानी इनका भी योगदान था आपके इसके इटली के यूनिफिकेशन में। देन नेम कम दैट इज द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर दैट इज द काउंट कैमिलियो डी कैवियर। इतना लंबा नाम नहीं लेते हम लोग,
इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, दैट इज द चीफ मिनिस्टर कैवियर बोलते हैं हम इसको। तो चीफ मिनिस्टर कैवियर जो थे, इनका क्या योगदान है, तो इनके योगदान के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो चीफ मिनिस्टर थे काउंट कैवियर, ना तो भाई वो रेवोल्यूशनरी थे और ना ही वो कोई लिबरल थे, ना ही वो डेमोक्रेट थे। तो बट जैसा कि वहाँ पर फ्रांस इसमें इटली में जो इटालियन की जगह कुछ लोग जो हाई सोसाइटी के थे, वो अपनी शान और शौकत दिखाने के पर्पज से फ्रेंच बोलते थे। तो ही वाज आल्सो वेरी एफिशिएंट इन स्पीकिंग दैट फ्रेंच। अब ये फ्रेंच बोलने में बहुत ही माहिर थे। तो इन्होंने एक सबसे बढ़िया काम क्या किया, थ्रू द टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, अपने बहुत टैक्टफुल, बहुत अच्छे से तरीके से एक डिप्लोमेटिक अलायंस किया, एक संधि करी, एक गठबंधन किया, किसके साथ, फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ मिल गए सीक्रेट तरीके से, और फाइनली ही वाज सक्सीडेड, वो सक्सेस हुए किसको डिफीट करने में, ऑस्ट्रियन फोर्स जो थी वहां पर, उसको हराने में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। कब, 1859 में। 1859 में इन्होंने जो ऑस्ट्रियन फोर्स थी वहां पर, उसको भगाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। तो यानी ऑस्ट्रियन जो वहां पे पावर थी वो वहां से भागी नॉर्थ के एरिया से। फिर आती है बारी इसकी गारबाल्दी की। अब गारबाल्दी ने क्या किया बेटा, तो गारबाल्दी एक आर्मी मैन था, इसके पास अच्छी आर्मी थी, इन्होंने अपनी आर्मी तैयार करी, अच्छा एक मजबूत अपना एक ग्रुप बनाया इन्होंने, और अपनी इनकी लीडरशिप में अपने आर्मी के ग्रुप को लेके ये गए कहाँ, साउथ की तरफ। साउथ में जो इटली का जो पोर्शन था वो किसके कब्जे में था, आपके स्पेन जो थी उसके कब्जे में था। तो वहां ये गए बेटा, इटली में साउथ की तरफ गए ये, और वहां पर लोकल जो पीपल थे, लोकल जो वहां के लोग थे, उन लोगों ने गारबाल्दी की हेल्प करी। ही वॉज हेल्प बाय द लोकल पीपल ऑफ दैट इटली, साउदर्न इटली, और वहां पर फाइनली वो सक्सेस हुए। स्पेनिश जो रूलर थे वहां से साउथ इटली और 2 सिसिलीज जो थे वहां से उनको भगाने में सक्सेसफुल हुए। कब, 1860 में, यानी फाइनली यहाँ पे भी सक्सेस मिल गई इनको। अब आती है बारी कि अब ये जो सारा एरिया इनके हाथ में आ गया, अब इसकी कमांड किसको देंगे, राजा किसको बनाया जाएगा। तो फाइनली 1861 में बेटा, 1861 में विक्टर एमिनल सेकेंड जो थे उनको वहां का राजा डिक्लेयर कर दिया गया, वहां का किंग जो था डिक्लेयर कर दिया गया, किसका, यूनाइटेड इटली का। यानी फाइनली उसको वहां का राजा घोषित कर दिया गया। यानी यहां तक आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली फिनिश हो गया। यहाँ पे देखिए बेटा, एक ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस फायर। यानी एक लाइन है, ये मेरे से मिसिंग हो गई थी, आपको पिछले टॉपिक में बतानी थी, मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो इसको मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। तो व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस को जुकाम होता है, यानी फ्रांस को स्नीज करता है, छींक मारता है, यानी किसी को छींक कब आती है, जब उसको जुकाम हो जाता है, तो रेस्ट ऑफ यूरोप, पूरा बाकी यूरोप जो है उसको सर्दी लग जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि स्नीज होना क्या होता है, पहली एक वार्निंग होती है कि वहां से शुरुआत बोलते हैं हम लोग, जुकाम हो गया आपको, यानी पहले छींकें आएंगी। तो फ्रांस जब स्नीज करता है, यानी कोई ऐसी घटना जो कि फ्रांस में हुई है, यानी यूरोप में कुछ चेंजेस आ रहा है, यानी शुरुआत कहां से होगी, फ्रांस, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं हम लोग, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही शुरुआत माना जाता है पूरे यूरोप में चेंजेस का। तो फ्रांस जो था वहां पे कोई घटना होती है, तो यानी वहां कोई चेंज हुआ, तो यानी कि धीरे धीरे असर होते होते वो पूरे के पूरे यूरोप में फैल जाती है। यानी इसीलिए स्टेटमेंट कहा है, द व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये कहा था किसने, ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। ये शायद हम पहले भी एक ड्यूक मेटरनिक की लाइन पढ़ चुके हैं, जिसमें कि उसने क्या कहा था, खतरा कहा था सोसाइटी का, खतरा किसे, यूसुफ मज़ानी को कहा था उसने खतरा। तो ऐसे ही ड्यूक मेटरनिक ने ये स्टेटमेंट भी कह रखा है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अब आ जाइए बेटा ब्रिटेन की तरफ कि ब्रिटेन में क्या हुआ था। अब हम ब्रिटेन का पढ़ेंगे। ओके, नाउ कम टू द ब्रिटेन। अब बेटा ब्रिटेन एक कंट्री ऐसी थी जिसका 18th सेंचुरी, उससे पहले ब्रिटिश नाम का कोई भी ऐसा देश ही नहीं था, ब्रिटेन नाम का कोई देश नहीं था।
वहाँ पे सिर्फ क्या था, ब्रिटिश ये जो थे इजराइल्स ये था वहाँ पे और बाकी कोई नहीं था। वहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, जैसे इंग्लिश, वेलिश, स्कॉटिश, आयरिश भाषा बोलने वाले लोग रहते थे वहाँ पे। तो शुरुआत में क्या है कि स्कॉटलैंड जो था मेनली वहाँ पर इंग्लिश पार्लियामेंट 1868 की बात कर रहे हैं, 1688 की बात हो रही है यहाँ पे। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट जो था मेनली कंट्रोल किसके द्वारा था, पावरफुल मोनार्क के द्वारा कंट्रोल्ड था। अब वहां पर क्या हुआ, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, और जिसमें फाइनली इंग्लैंड जो था वो पूरा नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, एक नेशन स्टेट बन गया बेटा वो। अब वहां पर उससे पहले सिर्फ आपका इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश थे। अब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो गया यहाँ पे, इंग्लिश, यानी कि इंग्लैंड बन गया था सबसे ज्यादा पावरफुल। अब लगातार ये जो था स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल के बाद क्या क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। तो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन जो था वो साइन किया गया, एक संधि साइन करी गई, एक तरह से एक ये प्रपोजल था वो साइन किया गया। किसके बीच में साइन किया गया, ये किया गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। ध्यान देना बेटा ये कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन नाम की जो थी वो ट्रीटी साइन करी गई 1707 में। 1707 में एक हमारे यहाँ पे भी घटना हुई थी इंडिया में, भारतवर्ष जब उसके मुगल एम्पायर चल रहा था हमारे यहाँ पे, तो एक इंसिडेंट यहाँ पे भी हुआ था जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो था धीरे धीरे वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। इट वॉज द ईयर व्हेन औरंगजेब डाइड, औरंगजेब की मृत्यु का ईयर था ये 1707। तो चलिए वापस आइए ब्रिटेन में। ओके, एक्ट ऑफ यूनियन जो था 1707 में वो पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो गए, यानी कंबाइन कर दिया गया, इज इक्वल टू, दैट मीन्स कंबाइन इन दोनों का जो था क्या बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम पड़ गया इसका। अब नया देश ये आया एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इसके बनने के बाद, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनने के बाद मेनली स्कॉटलैंड पर पूरा का पूरा प्रभाव, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस किसका था, इंग्लैंड का था, यानी पूरी तरीके से आधिपत्य था आपका इसका इंग्लैंड का। यहाँ पर हो गया, ये इकट्ठा हो गया, घेर लिया इसको, अपने साथ मिला लिया स्कॉटलैंड को। अब इसको दिखाई देता है आयरलैंड। आयरलैंड का क्या किया अब इसने, तो बेटा आयरलैंड जो था देश, उसमें दो ग्रुप के लोग रहते थे। कौन कौन से, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है कौन, ये कोई समुदाय या वो सब नहीं है, ये कि कोई देश का नाम है। ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाली दो ब्रांचेस हैं। जैसे हिंदूज में एक है आपके ये शिव भक्त, एक है विष्णु भक्त, सेम एज इट इज इन द क्रिश्चियनिटी देयर वर टू ब्रांचेस, दैट इज द कैथोलिक एंड द प्रोटेस्टेंट। अब आयरलैंड में ये दोनों ग्रुप रह रहे थे, लेकिन आयरलैंड में क्या हुआ, मेनली जो इंग्लिश पीपल थे, यानी इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहा था, इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था और इनको प्रोवोक कर रहा था, बार बार इनको ये कह रहा था या समझा रहा था, जानबूझकर इनको उकसा रहा था कि भाई जो कैथोलिक ग्रुप है, जहाँ पे कैथोलिक्स रह रहे हैं, उनको तुम डोमिनेट करो, उनके ऊपर अपना कब्जा करो या फिर इनको यहाँ से भगा दो। तो ये इन्होंने कंडीशन के लिए इनको मतलब प्रोवोक किया, जानबूझकर इनको उकसाया इसके लिए। अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि भाई कैथोलिक तो घबरा गए। अब कैथोलिक्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। अब ये जो प्रोटेस्ट था, शुरू तो किया इन्होंने, कोशिश तो करी, बट इट वाज फेल्ड बाय दीज पीपल। एक नाम है बेटा यहाँ पे वुल्फ टॉन। वुल्फ टॉन जो थे, इन्होंने कोशिश करी थी, इन्होंने क्या किया, अपनी थोड़ी बहुत आर्मी ली और यूनाइटेड जो आयरिशमैन थे 1798 में इन्होंने इनको अपने साथ मिलाया और फाइनली इनको प्रोटेस्ट किया, बट ही वॉज फेल, पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाए, ये लोग फेल हो गए, इस चीज को नहीं कर पाए ये लोग। और क्या किया गया फिर 1801 में आयरलैंड को फोर्सिबली, जबरदस्ती इसको मिला दिया गया, किसके साथ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के साथ इसको मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, इनकॉर्पोरेट कर दिया गया इसको। अब भाई बन गया नया देश। उस देश के लिए क्या किया गया, न्यू ब्रिटिश कंट्री बनी आपकी। तो न्यू ब्रिटेन जो बना बेटा, उसमें कुछ चेंजेस करे गए। अब क्या, नेशनल फ्लैग बनाया गया, उसका नेशनल एंथम लिखा गया, नेशनल लैंग्वेज बनाई गई। तो ब्रिटिश फ्लैग, ध्यान देना, ये ब्रिटिश फ्लैग को क्या कहते हैं, यूनियन जैक कहा जाता है इसको। तो यूनियन जैक की फॉर्मेशन करी, जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल एंथम है जन गण मन, वैसे ही नेशनल एंथम वहाँ पे क्या है, गॉड सेव अवर नोबल किंग। ये क्या है, वहाँ का नेशनल एंथम है, वहाँ का राष्ट्रीय गान है वहाँ का,
हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा क्या है, हमारी हिंदी है। राष्ट्र तो नहीं है हमारी राजभाषा है, वो राष्ट्रभाषा इंडिया की है ही नहीं। नेशनल लैंग्वेज क्या है वहाँ की, इंग्लिश है, तो वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई। एंड फाइनली जो ब्रिटेन था उसकी फॉर्मेशन हुई। तो ये आपके 3 यूनिफिकेशन थे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है बेटा। कल जो हम टॉपिक करेंगे मेनली वो होगा विजुअलाइजिंग द नेशन। किस तरीके से नेशंस जो था उसको विजुअलाइज किया जाता था, बताया जाता था कि ये वो देश है, या उसको प्रवोक करने के लिए लोगों की जो नेशनल फीलिंग है उसके लिए क्या चीजें यूज की जाती थी, इमेजेस क्या यूज की जाती थी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और स्टिल डाउट्स हैं तो बेटा आप अपना मुझसे डाउट्स जो हैं वो कमेंट में उसमें बॉक्स में पता कर लेना, लिखिए आप उसमें। और असाइनमेंट्स जो आपको दिए जा रहा है उसको अच्छे से कीजिए। अभी तक मेरे पास सिर्फ असाइनमेंट 1 आए हैं कुछ बच्चों के। तो बेटा जब भी आप असाइनमेंट्स मुझे दे रहे हो अपना लिख के कंप्लीट करके उसमें अपना नाम, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर, इफ़ यू डोंट नो द रोल नंबर कि अभी सेक्शन डिसाइडेड नहीं है तो बेटा आप क्या करिए, अपना एडमिशन नंबर जो है आपके पुराने आई कार्ड से देख के उसको उसमें मेंशन कर दीजिएगा। अपना नाम ज़रूर लिखिए क्योंकि जो आप ईमेल से भेज रहे हैं मेरे पास ईमेल आईडी से, उसमें किसी और के नाम की वो ईमेल आईडी, आपका नाम मुझे नहीं पता चल रहा है, तो उसमें अपना नाम ज़रूर मेंशन करेंगे शुरू में ही। जहाँ पे आप शुरू करते हो अपना असाइनमेंट वहीं पर उसको मेंशन कर दोगे। और कोई डाउट है तो बेटा आप मुझसे उसको क्लियर करिएगा। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया, फिर हम कल शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक। हैव ए नाइस डे बेटा।